हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस। तो आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड टीईटी। और इस चैनल पे आप सभी को साइंस तो मिलता ही है, साथ ही साथ हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है उत्तराखंड टीईटी से बेस्ड। और इसमें सबसे पहले हम सीडीपी को कवर करेंगे। सीडीपी का जो पहला चैप्टर है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला चैप्टर। विकास एवं अधिगम में परस्पर संबद्धता। विकास एक गतिमान प्रक्रिया है। इसकी प्रकृति प्रवाहमान जल के समान है। इसमें बालक का चहुमुखी विकास विभिन्न कारकों के सहयोग से संपन्न होता है। विकास की इस प्रक्रिया में रुचि, आदत, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बाल विकास के संकल्पनात्मक मुद्दे। जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद से परिपक्व होने तक बालक में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति क्या है? बालक में होने वाले परिवर्तन का उसकी आयु के साथ किस प्रकार संबंध है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों की प्रकृति क्या है? बालक में उपयुक्त वर्णित परिवर्तनों के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? समय समय पर बालकों में होने वाले उपयुक्त परिवर्तन उसके व्यक्तित्व एवं व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? बालक की आदत, रुचि, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार आदि में जन्म के समय से ही परिवर्तन आते रहते हैं। उनका विभिन्न आयु वर्ग एवं आस्था में क्या स्वरूप होता है तथा उस परिवर्तन की प्रक्रिया की प्रकृति क्या होती है? विकास एवं वृद्धि में तुलनात्मक अंतर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकास। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में होता है। वृद्धि इसी का भाग है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। वृद्धि। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है। बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। वृद्धि शब्द का प्रयोग केवल परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए किया होता है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुखतः परंपरागत एवं आधुनिक विचारधारा के आधार पर किया गया है। इन दोनों विचारधाराओं के तहत मानव विकास की अवस्था का अलग अलग प्रकार से काल चक्र का वर्णन होता है। वर्तमान में विद्वानों द्वारा मानव विकास की अवस्था के काल चक्र का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु पर्यंत। शैशवावस्था की विशेषताएं। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। यह मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था गर्भकाल है जिसमें शरीर पूर्णतः बनता है और शैशवावस्था में उसका विकास होता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास काफ़ी तीव्रता से होता है। उसके भार और लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्षों के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। उसकी इंद्रियां, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है। शिशु की मानसिक क्रियाएं यथा ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदा और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती हैं। शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। वह अपने खिलौनों का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करता है। वह उसे फर्श पर फेंकता है और उसके भागों को अलग अलग करता है। वह ऐसा करके खिलौनों को भली भांति जानना चाहता है। उसके अतिरिक्त वह विभिन्न बातों और वस्तुओं के बारे में क्यों और कैसे के प्रश्न पूछता है।
शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है और वह अनेक आवश्यक बातों को सीख सकता है। गैसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दूना सीखता है। मतलब कि प्रथम 6 वर्षों में बाद के जो 12 वर्ष होते हैं उनसे दुगना सीखता है। शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिनमें उनका आनंद आता है, भले ही वह अवांछनीय हो। इस प्रकार नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है। शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने माता पिता एवं भाई बहन आदि के कार्यों और व्यवहार का अनुकरण करता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो रोकर या चिल्लाकर अपनी असमर्थता को प्रकट करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति उसे अपना विकास करने में सहायता देती है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होता है। वैलेंटाइन के अनुसार 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाई बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझेदार बनाता है। वह दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शैशवावस्था में शिक्षा का आयोजन निम्नलिखित तरह से किया जाना चाहिए। शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण चाहता है। वह घर और विद्यालय में उसे उचित प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। शैशवावस्था के अंतिम भाग में शिशु दूसरे बालकों के साथ मिलना जुलना और खेलना पसंद करता है, अतः उन्हें इन बातों का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उनमें सामाजिक भावना का विकास हो। शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, अतः उसे ऐसे कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी भावना को व्यक्त कर सके। शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। उसके माता पिता और शिक्षक को उसकी इस असहाय स्थिति से लाभ नहीं उठाना चाहिए, अतः उसे डांटना या पीटना नहीं चाहिए और न उसे भय या क्रोध दिखाना चाहिए। इसके विपरीत उनके प्रति सदैव प्रेम, शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। शिशु के व्यवहार का आधार उनकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, अतः उनका दमन न करके सभी संभव विधियां से प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि दमन करने से शिशु का विकास अवरुद्ध हो सकता है या हो जाता है। शिशुओं में मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, अतः उन्हें सोचने विचारने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है और उसी को वास्तविक संसार समझता है, अतः उसे ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाए। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को इसलिए ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि वे बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती है। शिशु की शिक्षा में कहानियाँ और सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। उसकी उपयोगिता के संबंध में क्रो ने कहा है कि 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है। शिशु को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। इस संबंध में स्ट्रिंग ने लिखा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की प्रमुख 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष तक तथा द्वितीय चरण 9 से 12 वर्ष तक। प्रथम चरण में बालक की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस चरण में बच्चों के में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। द्वितीय चरण में बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वे विस्थायी रूप धारण न करके वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहते हैं।
बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके ये प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। यथा यह क्या है, इसके विपरीत वह पूछता है यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हुआ है। बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते हैं। इस अवस्था में बालकों में बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इस अवस्था में बालकों की सामूहिक खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि होती है और 6 से 7 वर्ष की आयु में छोटे समूहों में और बहुत अधिक समय तक खेलता है। खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों से झगड़े अधिक होते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भाग लेने लगते हैं। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियां, टिकटों, मशीनों के भाग और पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं। बालिकाओं में चित्रों, खिलौने, गुड़ियां और कपड़ों के टुकड़ों को संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है क्योंकि वह एकांत प्रिय और केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है। इसके विपरीत बाल्यावस्था में उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः वह अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। इस अवस्था में बालकों को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार के कार्य करना चाहता है, यथा बागवानी या औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना से आदि। ठीक इसके विपरीत बालिकाएं घर में ही कोई न कोई कार्य करना चाहती हैं, यथा सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई आदि। में शिक्षा का स्वरूप। बाल्यावस्था में बालक की शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः पाठ्य विषय तथा शिक्षण विधि में उनकी रुचियों के अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। ऐसा करने में से उसमें शिक्षण के प्रति आकर्षण तो बना रहता है, साथ ही उनकी मानसिक प्रकृति भी गतिमान रहती है। बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उनके लिए लाभप्रद भी हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ विशेष विषयों यथा भाषा, अंकगणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, पत्र लेखन और निबंध रचना आदि का चुनाव करना चाहिए। बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करता है। वह शारीरिक दंड, बल प्रयोग और डांट डपट से घृणा करता है। वह उपदेश नहीं सुनना चाहता। वह धमकियों की चिंता नहीं करता है। अतः उनकी शिक्षा प्रेम और सौहार्द और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। कोल एम ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना है। यह विकास तभी संभव है जब बालक के संवेगों का दमन न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उनमें हीन भावना ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। स्ट्रेंग के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, अतः इस बात पर बल दिया जाना आवश्यक है कि बालक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे। बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होता है, अतः उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी इस प्रवृत्ति की दृष्टि हो। किर्कपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल माना है, अतः विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का अनिवार्य रूप से संगठन किया जाना चाहिए जिनमें भाग लेकर बालक के अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का अधिकतम विकास हो। किशोरावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था के समापन के पश्चात 13वें वर्ष से किशोरावस्था की शुरुआत होती है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इस काल को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न है। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का काल माना जाता है।
इस अवस्था में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। भार और लंबाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियां और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता, किशोर में दाढ़ी, मूंछ की रोमावलियां और किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन। इस अवस्था में किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। किशोरों में इस अवस्था में पाए जाने वाले मानसिक विकास के प्रमुख गुण हैं: कल्पना, जवाब, सपनों की बहुलता, बुद्धि और अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि, विरोधी मानसिक दशाएं। किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसको वह अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। यदि उसके माता पिता और समूह के दृष्टिकोण में अंतर होता है तो वह समूह के ही दृष्टिकोणों को श्रेष्ठतर समझता है और उन्हीं के अनुसार अपने व्यवहार, रुचियाँ और इच्छाओं आदि को परिवर्तन करता है। किशोरों में आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। ये कारण है कि उनका विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार होता है। उदाहरणतः किसी समय वह अत्यधिक क्रियाशील, किसी समय अत्यधिक मंद, किसी परिस्थितियों में साधारण रूप से उत्साहपूर्ण और किसी में असाधारण रूप से उत्साहहीन। किशोरावस्था में बालक नैतिक एवं अनैतिक बातों पर विचार करने लगता है, परिणाम स्वरूप अपने जीवन दर्शन का निर्माण करता है। वह ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहता है जिनकी सहायता से वह अपने जीवन में कुछ बातों का निर्माण कर सके। उसे इस कार्य में सहायता देने के उद्देश्य से ही आधुनिक युग में युवा आंदोलन को संगठित किया गया है। किशोर में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्रौढ़ों के समान निश्चित रूप स्थिति प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है। ब्लेयर, जोन्स और सिप्सन के शब्दों में किशोर का महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अवस्था के आरंभ में बालकों को धर्म और ईश्वर में आस्था नहीं होती है। इसके संबंध में उनमें इतनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि वे इनका समाधान नहीं कर पाते हैं। वह धीरे धीरे उनमें धर्म में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और वे ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करने लगते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से होता है। किशोरों की मानसिक शक्तियों में सर्वोत्तम और अधिकतम विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप उनकी रुचियाँ, रुझानों, दृष्टिकोणों और योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। किशोर अपने समूह को अत्यधिक महत्व देता है और उनके आचार व्यवहार की अनेक बातें सीखता है। अतः विद्यालय में ऐसे समूह का संगठन किया जाना चाहिए जिनकी सदस्यता ग्रहण करके किशोर उत्तम सामाजिक व्यवहार और संबंधों के पाठ को सीख सके। इस दिशा में सामूहिक क्रियाएं, सामूहिक खेल, स्काउट अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। किशोरों में उचित महत्व और उचित स्थिति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। उसकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसमें उत्तरदायित्व के कार्य दिए जाने चाहिए। उस उद्देश्य से सामाजिक क्रियाएं, छात्र सुशासन और युवक गोष्ठियों का संगठन किया जाना चाहिए। बालक और बालिकाओं में विभिन्नता होनी अति आवश्यक है। इसका कारण यह है कि लिंग भेद के कारण और इस विचार से कि बालक और बालिकाओं को भावी जीवन में विभिन्न कार्य करने हैं, दोनों के पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए। किशोर अपने जीवन दर्शन का निर्माण करना चाहता है पर उचित पथ प्रदर्शन के अभाव में ऐसा करने में असमर्थ रहता है। इस कार्य का उत्तरदायित्व विद्यालय पर है कि वह उचित मार्गदर्शन दे। किशोर अनेक प्रकार के संवेगों से संघर्ष करता है। इन संवेगों में से कुछ उत्कृष्ट और कुछ निष्कृष्ट होते हैं। अतः शिक्षा में इस प्रकार के विषयों को पाठ्यक्रम में सहयोगी क्रियाओं का स्थान दिया जाना चाहिए जो निकृष्ट संवेगों का दमन कर उत्कृष्ट संवेगों का विकास कर सके। इस उद्देश्य से कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की सुंदर व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं और आवश्यकताओं को सभी शिक्षाविदों ने स्वीकार किया है। अतः विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें किशोरों की व्यक्तिगत मांगों को पूर्ण किया जा सके। किशोर के मस्तिष्क में विरोधी विचारों में निरंतर द्वंद्व होता रहता है। फलतः वह उचित व्यवहार के संबंध में
किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है, तो उसे उदार, धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वह उचित और अनुचित में अंतर करके अपने व्यवहार को समाज के नैतिक मूल्यों के अनुकूल बना सके। किशोर में अपराध करने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण है निराशा। इस कारण को दूर करने के लिए उसकी अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है। विद्यालय उसको अपनी उपयोगिता का अनुभव करा के उसकी निराशा को कम कर सकता है और इस प्रकार अपराध प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत। तो हम इस चैप्टर को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।